नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज का जो डिस्कशन है वो है गरीबी, जिसको इंग्लिश में पॉवर्टी कहते हैं। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एग्ज़ाम के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाऊँगा, उसके साथ आपको समझाने का भी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले गरीबी की परिभाषा समझते हैं कि गरीबी की परिभाषा, क्या उचित परिभाषा दी जा सकती है। तो गरीबी एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय है तो ऐसा माना जा सकता है कि उसके पास वित्तीय संसाधन और उसके जीवन स्तर न्यूनतम होगा, या फिर उसके पास धन का अभाव होगा, जिसकी वजह से उसकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो नहीं ले पा रहा होगा। ठीक है। गरीबी का मतलब ये भी है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम होता है कि बुनियादी जो मानवीय ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, उसके अनुसार गरीबी की परिभाषा अगर समझा जाए तो गरीबी का कल्याण में अभाव का उच्चारण किया जाता है और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीवन जीने के जो आधारभूत जैसे वस्तुएं हैं, सेवा प्राप्त करना है, उसमें असमर्थता भी शामिल है। गरीबी वह भी है जहाँ पे हमें स्वास्थ्य और शिक्षा में निम्न स्तर देखने को मिलता है, स्वच्छ जल नहीं मिलता है, सैनिटेशन अर्थात स्वच्छता नहीं मिलती है और उसकी अगर पहुंच हमारे पास नहीं है, अपर्याप्त चीज़ें मिल रही हैं, शारीरिक सुरक्षा मतलब मेडिकल रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल पा रही है। और इस तरह से मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसको बेहतर जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसको हम गरीबी की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर भारत में बात किया जाए तो 2011 में 21.9% आबादी जो है वो आपका राष्ट्रीय गरीबी रेखा, जो आपका भारतीय स्तर पर जो गरीबी रेखा बनाई जाती है, पावर्टी लाइन बनाई जाती है, उससे नीचे जीवन जी रही है। 2018 में दुनिया के लगभग 8% श्रमिक और उनके परिवार प्रतिदिन 1.9 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति से कम पर रहते हैं। ये फिलहाल पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है कि 2018 में अगर देखा जाए तो 8% लोग ऐसे हैं, पूरे दुनिया में 8% लोग ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे आपका जीवन यापन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कि गरीबी को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो गरीबी को जिन मुख्य अवयवों में बांटते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है पूर्ण निर्धनता, ठीक है, और दूसरा मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूँ। तो पहले पूर्ण निर्धनता या फिर एब्सोल्यूट जो पावर्टी है उसको हम समझ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ बुनियादी आय मानक जैसे भोजन, आश्रय और आवास, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते, अच्छे भाषा में बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको नहीं मिल पा रहा है, को बनाए रखने के लिए घरेलू आय एक आवश्यक स्तर पर अगर नीचे हो तो उसको हम गरीबी की श्रेणी में रख सकते हैं। उसको हम पूर्ण निर्धनता मानते हैं। यह स्थिति जो है विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव हो पाता है। यह पहली बार 1990 में शुरुआत की गई थी, जहाँ पर डॉलर प्रतिदिन अगर कोई भी कमाता है तो गरीबी रेखा से $1 प्रतिदिन अगर कमाता है, मतलब कि तो गरीबी रेखा ने दुनिया में सबसे गरीब देशों के मानकों को पूर्ण रूप से गरीबी का मानक माना। कहने का मतलब है कि अगर $1 एक व्यक्ति नहीं कमा पाता एक दिन में तो उसको गरीबी रेखा कहा गया। अक्टूबर 2015 में वर्ल्ड बैंक ने 1.9 प्रतिदिन को इसको रीसेट करके इसका मतलब पार्ट बनाया। कहने का मतलब है कि अगर $1.9 प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति नहीं कमाता है तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो गरीब है। अब दूसरा जो आपका गरीबी की परिभाषा है वो आपका सापेक्ष गरीबी है, रिलेटिव आपका पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी से मतलब यही है कि तुलना करके बताना, मतलब ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी अच्छा खाना पीना खाता है और अगर आपके पास उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं तो आप उसकी तुलना में गरीब हुए। कुछ इसी तरीके से परिभाषा दी जाती है। जो परिवेश में रहने वाले जनसंख्या के आर्थिक मानक जो भी है उसकी तुलना करके जीवन स्तर का लेवल बताता है। इसलिए यह आय असमानता का एक उपाय है और आमतौर पर सापेक्ष गरीबी को औसत आय के कुछ निश्चित अनुपात से कम आय वाले जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में माना जाता है। ठीक है। अब समझते हैं कि हमारे देश में कौन सी संस्थाएं हैं जो कि गरीबी का आंकलन करती हैं। भारत में गरीबी का आंकलन जो करती है संस्था, उसका नाम है नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है वो आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, उसके तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किया जो डेटा जाता है उसके आधार पर गरीबी रेखा की गणना की जाती है। भारत में अगर गरीबी रेखा का आंकलन किया जाए तो वो आपका उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय पर। कहने का मतलब है आप कितना खर्च करते हो, इस पर गरीबी आधारित है भारत में।
बल्कि ऐसा नहीं है कि आप कितना कमाते हैं उस आधार पर गरीबी का मानक किया जाए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह करते हैं। हम मानते हैं कि कोई आदमी जो है वो आपका प्रतिदिन कितनी चीज़ें उपभोग करता है, उसको यूज करता है, उस हिसाब से हम गरीबी का आकलन करते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन है, उसने उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का मापन किया है। एक गरीब परिवार को एक विशिष्ट गरीबी रेखा से नीचे एक व्यय स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है। गरीबी की घटना जो है उसको गरीबी अनुपात द्वारा मापा जाता है, जो प्रतिशत के रूप में व्यय की गई कुल आबादी के गरीबों की संख्या का अनुपात होता है। इसे हेड काउंट अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कई कमेटियाँ अलग अलग समय में बनाई जाती है, जैसे अलग कमेटी बनी है ना, इसको उच्चारण आपका अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो अलग समिति 1979 में बनी थी, जिसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क के रूप में 2400 और 2100 कैलोरी कि न्यूनतम दैनिक जो आपका खाना है, क्योंकि आपको भोजन चाहिए तो उसमें कुछ कैलोरी की मात्रा होती है, अगर वो किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400, शहरी क्षेत्र में 2100, क्योंकि इनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र वाला जो व्यक्ति है उसको अधिक खाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मेहनत अधिक करता है। तो अगर किसी को इतना खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसे गरीबी रेखा का निर्धारण गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ये अलग समिति 1979 में इसने ये बात बताई थी। बाद में विभिन्न समितियों ने, जैसे कि लकड़ावाला समिति है वो 1993 में बनी थी। तेंदुलकर समिति 2009 में बैठाई गई थी, उसने अपना रिपोर्ट दिया था। रंगराजन समिति 2012 में गरीबी रेखा का आकलन कर चुके हैं। रंगराजन समिति ने अपना रिपोर्ट जो है 2014 में पेश किया। उसके अनुसार गरीबी रेखा का जो अनुमान लगाया जाता है, उसको मतलब प्रेडिक्ट किया जाता है, वो मासिक प्रति व्यक्ति रुपए में व्यय किया जाता है। कहने का मतलब देखो सीधी बात है, आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि इस पर्टिकुलर समिति के आधार पर गरीबी रेखा की परिभाषा क्या है, तो आपको ये बात जाननी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कई कमेटी के नाम बता दिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। अलग समिति ने क्या कहा कि ग्रामीण और शहरी लोगों को एक कैलोरी के आधार पर उन्होंने गरीबी की चर्चा की। लकड़वाला समिति 1993 में बनी थी, अभी इनके बारे में हम डिटेल में आपका एक अलग से वीडियो बना देंगे। तेंदुलकर समिति आपका 2009 में बैठी थी। रंगराजन समिति 2012 में बैठी थी। रंगराजन समिति ने 2014 में जो रिपोर्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति 972 रुपया प्रति मंथ कमाता है और शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति 1407 रुपया प्रति व्यक्ति कमाता है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि भारत में क्या कारण है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है, या फिर लगातार गरीबी को हम कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने के, लेकिन क्यों नहीं कम हो पा रहा है। तो उसके पीछे के कुछ रीजन सुझाए गए हैं, उसको यहाँ पे समझते हैं। सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हमें जो समझ में आती है कि हाँ ये समस्या इसकी वजह से गरीबी जो है वो आपका यहाँ पे है। तो पहला है कि भारत में गरीबी का कारण एक है जनसंख्या विस्फोट। तो भारत की जनसंख्या हर वर्ष निरंतर बढ़ रही है। पिछले 45 वर्षों से यहाँ पे 2.2% की दर से यहाँ पे बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि लगभग 17 मिलियन लोग हर साल देश की आबादी में जुड़ रहे हैं। इससे उपभोग के सामानों की जो डिमांड है वो ज़बरदस्त बढ़ रही है। मतलब हमको जो चाहिए, ठीक है, इतनी ज़्यादा आबादी है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमको चाहिए, लेकिन पैसे कम हैं। तो कम कृषि का उत्पादन होना, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादन में गरीबी का एक मुख्य वजह बनी हुई है। उत्पादन ही नहीं बल्कि उसमें कृषि क्षेत्र में जो लोग हैं वो ज़्यादा लगते हैं, उत्पादन कम होता है। ठीक है, मुख्य रूप से यह खंडित और उपविभाजित भूमि जोतों और पूंजी की कमी होना, खेती में नई तकनीक के बारे में अशिक्षा होना, खेती के पारंपरिक तरीकों को उपयोग में लाना, भंडारण के दौरान अपव्यय आदि एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से देखा जा सकता है गरीबी। अक्षम संसाधन उपयोग, देश में बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अब देखो बेरोजगारी की भी अलग अलग परिभाषा होती है, मतलब कि कृषि से उपजी हुई बेरोजगारी, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे देश में पूरे 12 महीने तो कृषि होती नहीं है। ठीक है, तो किसान जो है आपका आधे समय में खाली बैठता है, तो वो भी एक आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। इसके परिणामस्वरूप कम कृषि उत्पादन होता है और जीवन स्तर में गिरावट आती है, और यही कहीं ना कहीं गरीबी की वजह बन जाती है। आर्थिक विकास की कम दर होना, जैसे 1991 में एलपीजी जो सुधार हुए हैं, उसके पहले भारत में विशेष रूप से स्वतंत्रता के 40 वर्षों तक जो आर्थिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो बहुत ही कम रहा था। ठीक है, जब एलपीजी सुधार 1991 में आया, जिसमें इसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कहने का मतलब हमें लिबरल होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि हमें प्राइवेट पार्टी को भी यहाँ पे शामिल करना चाहिए उद्योगों में। ठीक है, इसकी तरह से ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण होना चाहिए, विदेशों से आयात निर्यात शुरू करना चाहिए। तो जब भारत ने 1991 में इन सब चीज़ों में विशेष सुधार देना शुरू किया, तो धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हुआ। दूसरा क्या है कि आर्थिक विकास का कम दर होना भी गरीबी की एक वजह है। 1991 में एलपीजी सुधारों के पहले भारत में विशेष रूप से अगर 40 वर्षों तक बात किया जाए तो विकास दर काफ़ी कम रहा था। मूल्य वृद्धि जो है, जैसे कि देश में मूल्य वृद्धि स्थिर रही है
और इसमें गरीबी पर लगातार बोझ डाल दिया। हालांकि कुछ लोगों को इससे लाभ भी हुआ है, लेकिन निम्न आय वर्ग इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और वे अपनी जो मूल न्यूनतम ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं रहे हैं। बेरोजगारी भारत में गरीबी पैदा करने वाला एक अन्य प्रमुख कारण है। कहने का मतलब तीसरा कारण की बात करेंगे तो बेरोजगारी। हमारे देश में जनसंख्या अधिक होना और लोगों का बेरोजगार होना, प्रॉपर रोजगार न मिलना, यह भी गरीबी का एक कारण है। और एक अन्य कारक जो ये बहुत विशेष कारण बन जाता है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या जो है वह भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी को जन्म देने वाला बात है। और इतनी नौकरियां आएगी कहाँ से जब लगातार आपका ये जनसंख्या बढ़ती रहेगी। हालांकि नौकरियों की इस मांग के मिलान के अवसरों को पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है। पूंजी और उद्यमशीलता की कमी पूंजी तथा उद्यमशीलता की कमी के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में निम्न स्तर पर निवेश होना और रोजगार सृजन हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा हो कि लोगों के पास पूंजी आए या फिर लोगों को काम मिले तो इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। अधिक से अधिक उनको काम मिले। ऐसा नहीं है कि लोग अक्षम है, काम नहीं कर सकते, लेकिन उनको ज़रूरत है काम मिलने की। अगला जो कारक है वो है सामाजिक कारक। आर्थिक कारकों के अलावा भारत में गरीबी उन्मूलन में बाधा डालने वाला एक सामाजिक कारक भी है। इस संबंध में कुछ अड़चनें हैं जो कि वंशानुगत जाति व्यवस्था और कुछ परंपराएं जो नियम हैं वह भी गरीबी के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, जैसे कि अभी भी बहुत से लोग गाँव से शहरों में पलायन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर लोग शहरों में नहीं जाना चाहते, अपनी खेती में टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं करना चाहते हैं, नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि उनका दोष है, उनके पास पूंजी का अभाव है, उनके पास जागृति का अभाव है। दूसरा आपका क्या है कि औपनिवेशिक शोषण जो है, ब्रिटिश कॉलोनी जब हम भारत जो है आपका ब्रिटिश कॉलोनी थी, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के गुलाम थे, उस समय हमने लगभग 200-300 सालों तक लगातार जिस स्थिति में हमारे किसान रहे हैं तो उनसे उनको डर लगता है कि अगर फिर से हम मान लीजिए उद्योगपतियों के हाथ में अपनी किसानी को दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो जो हमारे पहले जो लोग अपना कुटीर उद्योग चलाते थे, लघु उद्योग चलाते थे, जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया और हस्तशिल्प उद्योग हो गया, ये सब आपका ब्रिटिश शासन में बर्बाद हो चुके थे और उनकी नींव खराब हो गई थी। सो औपनिवेशिक नीतियों की वजह से यूरोपीय उद्योगों के लिए भारत में एक कच्चे माल के रूप में, निर्यात के रूप में रह गया था। और अगला जो कारक है जो जलवायु का कारक है, क्लाइमेट। भारत में अधिकांश जो गरीबी है वो बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में है। इसकी वजह क्या है? प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ का आ जाना, ठीक है, भूकंप, चक्रवात और कृषि में जो विशेष इनका नुकसान होता है, यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे गरीबी देखी जा सकती है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ठीक है, गरीबी की हमने चर्चा के लिए उसके प्रकार समझ लिए। ठीक है, अब ये समझते हैं कि उन्मूलन करने के लिए कौन कौन से विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है एकीकृत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम, जिसको IRDP के नाम से जानते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, तो यह 1978 से 1979 के बीच में शुरू किया गया था। मैं एक बारी बारी से करके आपका सारे जितने भी कार्यक्रम चले हैं अब तक उन सभी की चर्चा करूंगा और आगे हम ये भी देखेंगे कि और क्या चीज़ें की जा सकती हैं। 2 अक्टूबर 1980 से इसे सार्वभौमिक तौर पर लागू किया गया। ठीक है, किसको? IRDP को। इसका उद्देश्य जो है आपका योजनाबद्ध अवधि के माध्यम से रोजगार का उत्पादन करना था। सब्सिडी में बैंक ऋण लोगों को देना था जिससे कि ग्रामीण गरीबों को सहायता मिल सके। अगला जो योजना है जवाहर रोजगार योजना, JRY। इसका उद्देश्य था कि आर्थिक बुनियादी ढांचों तथा जैसे सामुदायिक और सामाजिक संपत्तियां हैं उसका निर्माण करना, उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन करना था। ग्रामीण आवास जैसे कि इंदिरा आवास योजना, यह भी कहीं ना कहीं गरीबों को ध्यान में रखकर ही चलाया गया था। तो इंदिरा आवास योजना के तहत इसको इसके LYE कहा जाता था। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, BPL कार्ड वाले लोग हैं, उनको मुफ्त आवास प्रदान करना था और मुख्य लक्ष्य जो है आपका SC ST के घरों को बनाना था। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एक चलाया गया था, मतलब कि हम काम के लिए फूड ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। इसका उद्देश्य था कि मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्यान्न की आपूर्ति राज्यों को मुफ्त में की जाती है। हालांकि जो भारतीय खाद्य नियम है, जो आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति धीमी है। कहने का मतलब है कि जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय विद्यावंशा पेंशन, यह भी एक गरीबी को उन्मूलन में एक कदम था। जैसे इसको हम NOAPS के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें क्या है कि यह पेंशन केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के कार्यान्वयन का काम
पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता है। राज्य के आधार पर राज्यों का योगदान अलग अलग हो सकता है। 60 से लेकर 79 वर्ष के आयु वर्ग जो भी लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, और इसकी राशि प्रतिवर्ष 200 रुपये प्रतिमाह रखी गई थी। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले जो आवेदक हैं उनको उनकी राशि जो है 2011 से 2012 के बजट में के अनुसार जो है 500 रुपये प्रति महीने संशोधित की गई थी। यह एक सफल उपक्रम है, इसका लाभ जो है कई लोगों को मिल रहा है। अगला जो योजना है वो है अन्नपूर्णा योजना। इसको 1990 सन 2000 के बीच में वरिष्ठ नागरिकों को भोजन प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई थी। जो स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो वृद्ध हैं, उनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत भी शामिल नहीं किया गया है। उनको देखभाल करने के लिए गांव के अंदर ही योजना पात्र जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 1 महीने में 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा, ऐसी योजना चलाई गई। वे ज़्यादातर गरीबों में सबसे गरीब और वरिष्ठ नागरिकों के समूहों को लक्षित किया गया था, मतलब उनको टारगेट किया गया था, जो गरीबों में गरीब हों और जो वरिष्ठ नागरिक हों, जो मतलब कि खाने योग्य भी अपनी उपज न पैदा कर पाते हों। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक नई योजना थी। इसमें SGRY के अंतर्गत इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, मजदूरी रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और गरीबों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा का प्रावधान करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य था। अब एक फेवरेट जो कि सब जानते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, मनरेगा जिसको के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में आपका चलाया गया था, राष्ट्रीय स्तर पे था, नहीं ये नेशनल लेवल पे था। इस अधिनियम मतलब ये आपका जो आपका अधिनियम बना उसके द्वारा ये तय किया गया है कि हर प्रत्येक जो भी ग्रामीण परिवार हैं उसको हर साल 100 दिन का जो काम है, जो रोजगार है वो प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावित नौकरियों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक कोष की स्थापना की गई। इसके तहत राज्य सरकारें योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी को स्थापित करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता का हकदार हो जाएगा। अगला आपका मिशन था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको आजीविका 2011 के नाम से जाना गया। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है उसको समझते हैं। यह ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताओं में विविधता लाने के लिए और उन्हें मासिक आधार पर नियमित आय के साथ रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता को विकसित करता था, और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायक समूह, जिसको आपका सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप SHG के नाम से जाना जाता है, उसको बनाया गया। अगला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसमें क्या किया गया कि जैसे कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा गरीबी जो शहरी गरीब हैं उनको संगठित करना, बाजार आधारित रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, उन्हें क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित कराना, स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करना, उनके द्वारा उनकी मदद करना, ये सारी चीज़ शामिल थी। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, यह श्रम बाजार, जो भी आपका श्रम बाजार हो सकता है, तो श्रम बाजार में विशेष रूप से जैसे कि श्रम बाजार तो कक्षा हाई स्कूल और इंटर छोड़ने वाले के लिए एक नए प्रवेश को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी एक योजना जो चलाई गई थी। उसमें क्या हुआ था, यह सब्सिडी, पेंशन, बीमा आदि के प्रत्यक्ष लाभ, ठीक है, हस्तांतरण करने के लिए के उद्देश्य से 1.5 करोड़ जो आपके बैंक खाते हैं उनको खोलने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इस योजना में विशेष रूप से असंबद्ध जो गरीब हैं उनको शामिल किया गया था। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो गरीबी, पावर्टी से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, जितनी भी योजनाएं, प्रमुख योजनाएं हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की है। और इसी तरह से कोई भी अगर टॉपिक आपको लगता है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।